So good afternoon everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी फोर्स सिस्टम के बारे में और उसी फोर्स सिस्टम को अब हम लोग थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तीन मेथड कल मैंने आपको बताए थे। पहला पैरेललोग्राम लॉ था, दूसरा हमारा ट्रायंगल लॉ था और तीसरा जो था हमारा वो था लामीज थ्योरम। आई होप तीनों मेथड्स आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अब मैं यहां पर एक फोर्थ मेथड बता रहा हूं जो नंबर ऑफ, जो बेसिकली नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए वैलिड है। कितने भी फोर्स आपके पास में हो आप इस मेथड को काम में ले सकते हो और ये मेथड हमारा एनालिटिक मेथड, एनालिटिकल मेथड। बट द ओनली कंडीशन इज कि यहां पर जितने भी फोर्सेस है सारे के सारे कोप्लेनर होने चाहिए, सारे के सारे कोप्लेनर होने चाहिए और कॉनकरेंट होने चाहिए। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, एम आई ऑडिएबल? आवाज आ रही है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे आवाज आ रही है? स्लो है आवाज? लो साउंड आ रहा है। एक सेकेंड। अभी क्लियर आ रहा है? अभी बताएं, अभी साउंड क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना? इससे क्या ही फर्क पड़ेगा यार। पढ़े फिर कंटिन्यू करें? जल्दी से बोल दो एक बार। ठीक है। सो एनालिटिकल मेथड क्या है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस आपको देखने को मिल रहे हो, देखिए एक बॉडी कुछ इस तरीके से आपको दी गई है, एक बॉडी कुछ इस तरीके से आपको दी गई है जिसके ऊपर आप क्या करने वाले हैं, कुछ फोर्सेस लगाने वाले हैं। जैसे एक फोर्स लगा दीजिए इधर, एक फोर्स लगा दीजिए बेटा इधर, एक फोर्स लगा दिया आपने इधर और एक फोर्स लगा दिया आपने इधर। ये आपने चार फोर्स लगा दिया अपनी इच्छा से। अगर मैं बात करूं इन फोर्सेस की तो देखिए ये है F1 फोर्स, ये है F2 फोर्स, ये है F3 फोर्स, ये है F4 फोर्स। देखिए मजेदार बात क्या है यहां पर, ये आपका जो मेथड है कब वैलिड है? ये वैलिड है जब आपके फोर्सेस कैसे हो? कोप्लेनर। आपके फोर्सेस कैसे? कोप्लेनर। आपके फोर्सेस कैसे हो बेटा? कॉनकरेंट। साथ के साथ कितने फोर्स होने चाहिए? एनी नंबर ऑफ फोर्सेस, एनी नंबर ऑफ फोर्सेस। कितने भी फोर्स होने चाहिए, कितने भी फोर्स यहां पर हो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। एनी नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए ये मेथड जो है आपका वैलिड है। समझ गए? अब देखिए यहां पर मजेदार कहानी, कैसे आप इसको डील करेंगे। ये जो एंगल है इसको हमने मान लिया खुद से θ1, ये जो एंगल है बेटा इसको मान लिया θ2, ये जो एंगल हमें दिखाई दे रहा है इसको मान लेते हैं, ये जो एंगल है इसको मान लिया θ3 और ये जो एंगल है इसको मान लिया θ4। अपनी इच्छा से रैंडमली जिसको आपको θ मानना है मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सिस्टमैटिकली चीजों को डील करेंगे, रिजल्ट विल बी करेक्ट। आपका रिजल्ट जो आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। आई होप इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। इतने सारे फोर्सेस हैं, ये एंगल्स आपको गिवन है। एक सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। सो अब हमें क्या करना होता है? अब हमें Rx फाइंड करना होता है। Rx क्या है सर? Rx है बेटा x डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस। Rx इसको मैं बोल सकता हूं समीशन fx, ये भी बोल सकता हूं। तो हमने बोला सर x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, ये F1 है। अगर ये F1 है बेटा तो ये क्या होगा?
ये होगा F1 cos थीटा 1, ये F1, तो ये F1 cos थीटा 1, तो ये कौन होगा, देखो जरा ध्यान से, F1 sin थीटा 1। कोई भी स्टूडेंट इस पॉइंट से डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत सिंपल पॉइंट है। सर अगर ये F2 है तो ये एंगल थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन होगा बेटा, F2 cos थीटा 2। तो ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है, ये कौन होगा, ये होगा F2 sin थीटा 2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बेटा, ये F3 है तो ये कंपोनेंट ये कौन होगा, F3 cos थीटा 3, और ये कंपोनेंट कौन होगा बेटा, ये कंपोनेंट F3 sin थीटा 3। नाउ द लास्ट कंपोनेंट विल बी F4 बेटा, ये कौन होगा थीटा के साथ वाला, ये होगा F4 cos थीटा 4, है ना, F4 cos थीटा 4, तो ये कंपोनेंट कौन होगा, F4 sin थीटा 4। एक बार सभी स्टूडेंट्स यार, एक बार सभी लोग एक साथ मुझे बता दो कि ये कहानी आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, ये जो कंपोनेंट्स मैंने किए हैं ये कंपोनेंट्स आपको क्लियर हुए या नहीं हुए, जल्दी से। कोई भी स्टूडेंट्स मना नहीं कर सकता यार, बहुत आसानी से ये सब काम आप कर सकते हो। आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी और मैं सिखा भी रहा हूं। इसकी अगर मैं बात करूं fx की अगर बेटा मैं बात करूंगा तो ये fx क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि x डायरेक्शन में जितने भी फोर्स है सबको ले लो। हमने कहा सर इधर जो लग रहे हैं उसको पॉजिटिव ले लो और इधर जो लग रहे हैं उसको नेगेटिव ले लो, ये हमारी इच्छा है। सर इसी को पॉजिटिव क्यों लिया, हम तो इसको नेगेटिव लेंगे, अरे ले सकते हो यार, कोई मना नहीं कर सकता आपको, लेकिन मैंने इसको पॉजिटिव माना है और इसको नेगेटिव माना है, तो अब इसी के हिसाब से चलेंगे। तो हमने बोला सर एक तो ये पॉजिटिव है, एक ये पॉजिटिव है, सो आपने बोला, आपने लिखा है यहां पर F1 cos थीटा 1 माइनस F2, देखिए F2 ये cos, ये sin, F2 sin थीटा 2 माइनस 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 माइनस, जो इधर एरो होगा ना उसको नेगेटिव लेंगे बेटा, F3 cos थीटा 3, F3 cos थीटा 3 प्लस ये देखो F4 इधर है, F4 इधर है, इधर F4 sin थीटा 4। सो ये Rx आ गया। ऐसे ही Ry पता करते हैं बेटा, समीशन Fy। देखिए जरा ध्यान से, ऊपर की साइड जो लग रहा है उसको पॉजिटिव मान लो यार, आपकी इच्छा है भाई, कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको, आप नहीं सर मैं उसको नेगेटिव मानूंगा तो मान सकते हो। सो F1 sin थीटा 1 पॉजिटिव, F1 sin थीटा 1 पॉजिटिव प्लस F2 cos थीटा 2, F2 cos थीटा 2, इधर देखिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, F3 sin थीटा 3, F3 sin थीटा 3, F4 cos थीटा 4, F4 cos थीटा। ये Rx आ गया बेटा, ये Ry आ गया। एक बार बोलिए सभी स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे बेटा इतना आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। गुड आफ्टरनून रुचि, आप 15 मिनट लेट हुए हो सिर्फ। चलिए इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए क्या करना होता है, Rx जो है बेटा वो ऐसे लग रहा है, ये है Rx, Ry जो है वो ऐसे लग रहा है। रिजल्टेंट फाइंड करने की कहानी सिखा रहा हूं बेटा, है ना, रिजल्टेंट Rx Ry। तो Ry को इधर शिफ्ट कर दो, पैरेललोग्राम रूल ने बताया था ना ऐसा। अब दो ही फोर्स बचे, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना, ये हो गया Ry, ये होगा आपका रिजल्टेंट R, ये होगा आपका रिजल्टेंट R, और ये एंगल कितना हो गया, अल्फा। देखिए कल बताया था कि अगर रिजल्टेंट R फाइंड करना है
तो ये होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 cos थीटा। बोलो यस और नो, बोलो बेटा यस और नो। कल आपको ये कहानी बताई थी, ये आपको क्लियर है या नहीं है? ये आपको क्लियर है या नहीं? कल आपको ये कहानी बताई थी। सो अगर दो फोर्सेस, ये कहां से पता किया सर? ये कहां से आया आपके पास? सर ये आया हमारे पास में पैरेललोग्राम रूल से। कहां से? फ्रॉम पैरेललोग्राम रूल। सर ये पैरेललोग्राम रूल कहां से आया? ये आया बेटा कल की क्लास से। कहां से आया? कल की क्लास से आया ये। तो आप बोल सकते हो इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तो cos 90 0 होता है, तो r इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। सो आप देखिए यहां पर एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट r कैसे दिया जाएगा? रूट ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये देख लो बेटा, ऐसे ऐसे मिलेगा रिजल्टेंट फोर्स, ऐसे मिलेगा रिजल्टेंट फोर्स। हालांकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपसे इस तरह की चीजें नहीं पूछी जाती है, लेकिन मेरा काम है आपको एक एक कॉन्सेप्ट डिलीवर करना। इसी तरीके से अगर बेटा अल्फा फाइंड करना हो तो आप लिखेंगे tan अल्फा इक्वल्स टू आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। सो अल्फा विल बी tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। ये देखो, ये एंगल भी पता चल गया और ये फोर्स भी पता चल गया। ये रिजल्टेंट फाइंड करने का वो मेथड है जो आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो। बस इस मेथड को हम लोग नाम नहीं देते हैं, ये सिंपली एक एनालिटिकल मेथड है जिसको आप अपने हर एक टेक्निकल सब्जेक्ट में काम में लेते हो। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? कोई बात नहीं बेटा, आप लेट आए हो तो अभी कुछ खास हमने किया नहीं है, सिर्फ एक ही मेथड छूटा है आपका। तो अगर समझ में आ गया हो तो इसे नोट कर लो आप। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसे अब नोट कर लो जल्दी से। आदित्य देखिए, मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी कि आप इंटरनेट अच्छा इस्तेमाल कीजिए। अगर इनकेस आपका इंटरनेट बफर करता है, वीडियो रुक जाता है, तो आप चिंता मत करो, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो आएगा, आप उसको फिर से देखना। और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कल भी मैंने क्लास में अपना पर्सनल नंबर दिया था, आप मेरे से पर्सनली पूछ लेना। क्योंकि ड्यू टू नेट कनेक्टिविटी अगर हम लोग जैसे मान लीजिए कि अभी कोई स्टूडेंट कंवर प्रिंस कुमार जो है ये 15 मिनट लेट आए, तो ये ऐसा कोई चीज नहीं जिसका आगे कोई लिंक है, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थोड़ा सा आप इन चीजों के लिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, आप ही लोगों के लिए बेहतर है। क्योंकि मुझे तो पढ़ाना ही है, तो मैं इसी को दोबारा रिपीट करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हमको पता है कि ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए थोड़ा सा इन सब चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि अभी आपका नेट खराब हो, कोई ना कोई बोलेगा ये प्रिंस तो वैसे भी बदमाश इंसान है, अभी ये बंद कर करके बोलेगा सर वापस पढ़ाओ, मुझे वापस बताओ। इसलिए आदित्य, आई होप आप समझ रहे इस बात को। आप मेरे से पर्सनली पूछ लेना, मैं तुम्हें पर्सनली बता दूंगा ये पूरी कहानी। यार आदित्य, वो तो आप इंटरनेट कनेक्शन है वो आपको बेहतर लेना पड़ेगा। अब 2 घंटे क्लास में 20 मिनट का टॉपिक वापस कैसे रिपीट कर सकते हैं बताओ?
कोई डाउट हो तो मैं फिर भी बता सकता हूँ। नोट करके बेटा एक बार डन लिख के भेजो। क्योंकि फिर बाकी सारे बच्चे, सबका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना फिर यार, अब हमें सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। डन, दो बच्चों ने बोला है डन, बाकी लोग नोट हो गया हो तो डन लिख के भेजो। ठीक है, वेट कर रहे हैं वैभव, चिंता मत करो। ओके, वेट कर रहे हैं। प्रिंस तो बदमाश है सही में। नॉट डन प्रहास, कोई बात नहीं, लिख लो। हाँ ये श्रवण ने भी बदला होगा। अब यार अब देखो, ये थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि समय सबके लिए कीमती है ना। डन। बाकी पर्सनली मैं आपको पूरा एक एक पॉइंट अलग से समझाने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, और ये भी लिखना कल की क्लास से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना क्या होगा 2 महीने बाद आप देखोगे तो आप भूल जाओगे। जल्दी से इसको नोट करो। नोट होते डन लिख के भेजिए। डन, कोई बात नहीं रुचि, लिखो लिखो लिखो, हाँ कोई बात नहीं, लिखो लिखो लिखो, एक आध मिनट एक्स्ट्रा रुक जाएंगे यार, आराम से लिखो।
आज की बात अभी आएगी बेटा थोड़ी देर में। डन। अब मुझे लग रहा है कोई नहीं रहा दिखता है, अब आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, वो अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए दूसरा केस आता है हमारे पास में, कोप्लैनर नॉन कंकरंट फोर्स सिस्टम। कोप्लैनर नॉन कंकरंट फोर्स सिस्टम। ये जो कोप्लैनर नॉन कंकरंट फोर्स सिस्टम है, अब इसके अंदर क्या होता है, तो हम बोलेंगे सबसे पहले चीज, द नेट इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम will be force couple। force couple मतलब force and moment, force couple system। जो नेट इफेक्ट आएगा, the net effect, the net effect of this force system will be force couple system। क्या मतलब है इसका, ये बोल रहा है कि अगर नॉन कंकरेंट कोप्लैनर फोर्सेस लगेंगे तो वहां पर आपको मोमेंट भी देखने को मिलेगा और फोर्स भी देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये मोमेंट क्या होता है, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा अभी। पहली चीज, स्टेट कैसी कैसी हो सकती है। देखिए स्टेट हो सकती है आपकी रेस्ट, स्टेट हो सकती है आपकी मोशन। रेस्ट आपकी तभी रहेगी जब यहां पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए, जब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए बेटा, जीरो, और मोमेंट जो है वो भी क्या हो जाए, जीरो। रिजल्टेंट फोर्स हो जाए जीरो और मोमेंट क्या हो जाए, जीरो। मोशन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो मोशन में आपको यहां पर ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, और जनरल मोशन, तीनों देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि रिजल्टेंट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो है और मोमेंट आपके पास में जीरो आ रहा है, तो प्योर ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा। रिजल्टेंट फोर्स जीरो है बट मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो रोटेशन मिलेगा। रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो नहीं है बेटा और मोमेंट भी जीरो नहीं है तो जनरल मोशन मिलेगा। ये कहानी तो, रेस्ट वाली कहानी तो सबको समझ में आ रही है कि बॉडी के ऊपर जो भी फोर्स लग रहे हैं, जितने भी रिजल्टेंट फोर्स और मोमेंट है वो सब जीरो हो गए। लेकिन मोशन की बात कर रहे हैं तो अगर बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स लग रहा है तो बॉडी देखो ऐसे आगे बढ़ेगी। अगर बॉडी के ऊपर सिर्फ मोमेंट लग रहा है तो बॉडी ऐसे रोटेट करेगी। अगर बॉडी के ऊपर दोनों लग रहा है तो बॉडी ऐसे रोटेट भी करेगी और आगे भी बढ़ेगी। पॉइंट इसकी सर मोमेंट क्या होता है ये नहीं पता, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन पहले ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि इस तरह का फोर्स सिस्टम जब भी लगता है तो वहां पर फोर्स और मोमेंट दोनों हो सकते हैं। अगर दोनों जीरो है तो बॉडी रेस्ट में है, अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है तो ट्रांसलेटरी, रिजल्टेंट मोमेंट जीरो नहीं है तो रोटरी, और दोनों जीरो नहीं है तो जनरल मोशन। जनरल मोशन का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं T फॉर ट्रांसलेटरी, R फॉर रोटरी एंड T प्लस R फॉर जनरल मोशन। T प्लस R फॉर जनरल मोशन। एक बार बोलिए बेटा, इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से, इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है, वेरी गुड। चलिए नोट कर लीजिए फिर अगर क्लियर है तो।
नोट करके डन लिख कर भेजिए। तो मैं आपको समझाता हूं कि मोमेंट क्या होता है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा बेटा कि एक्चुअल में मोमेंट होता क्या है। अभी तो सिर्फ ऐसे ही बताया है कि मोमेंट क्या है। डन डन डना डन। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़े फिर आगे। किसी ने नो नहीं बोला है तो फिर आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट। चलिए, तो पॉइंट आता है कि सर ये मोमेंट क्या चीज है। देखिए मोमेंट क्या होता है। डन हो गया, किसका रहे तो नहीं गया ना। देखिए किसी भी फोर्स की वजह से जब हम मोमेंट फाइंड करते हैं तो मोमेंट एक टेंडेंसी है जो रोटेशन को डेवलप करती है। जैसे ये हमारे पास में एक मार्कर है, इसको मैंने यहां से पकड़ लिया और यहां पर एक फोर्स लगाया, तो इस फोर्स ने इसको रोटेट करवाया। तो एक्चुअल में इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स ने एक मोमेंट डेवलप किया जिसने इस बॉडी को रोटेट करवाया या फिर रोटेशन की एक टेंडेंसी डेवलप करवाई। तो मोमेंट इज एक्चुअली, मोमेंट ऑफ फोर्स इज एक्चुअली बोल सकते हो एक इफेक्ट जो कि टेंडेंसी ऑफ रोटेशन डेवलप कर रहा है या फिर रोटेशन डेवलप कर रहा है। क्लियर है? तो आप क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स इज a tendency of rotation about any point or any axis, any point or any axis। क्या मतलब है सर? देखिए जरा, ये एक बॉडी है हमारे पास में, ये कुछ इस तरह की एक बॉडी है। ये एक पॉइंट है जिससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर आप एक फोर्स लगा रहे हैं। ये है आपका एफ वेक्टर। थोड़ा सा मैं इसको हाँ अच्छे से बनाता हूं, ऐसे। फिर यहां से एक एंगल मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे। मजा नहीं आया, इसमें से लाइन लेते हैं, अब ठीक लगा, ऐसे। ठीक है? और इस पॉइंट पर एक फोर्स मुझे दिखाई दे रहा है। ये एफ वेक्टर है। क्लियर? और ये होता है बेटा आर वेक्टर, जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर, इसको ओ मान सकते हो आप, इस पॉइंट को क्या मान सकते हो? ओ मान सकते हो। और इस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो बेटा? ए पॉइंट। तो हमने बोला, इमेजिन कीजिए कि ये पूरी बॉडी जो है ये ओ के अबाउट पिन की हुई है और ए पॉइंट के ऊपर आपने एक फोर्स लगाया। तो जब ए पॉइंट पर आप एक फोर्स लगाओगे तो बेटा ये जो बॉडी है इसके अबाउट रोटेट कर जाएगी ना। इसका मतलब इस फोर्स ने इस पॉइंट के अबाउट एक मोमेंट डेवलप किया, एक मोमेंट डेवलप किया। ये मोमेंट क्या होता है आपके पास में? ये मोमेंट होता है सर एम वेक्टर इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ।
ये देखिए इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, किससे पूछा मोमेंट क्या होता है, बोलता है सर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे नहीं यार, मोमेंट इज आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ ये एक वेक्टर क्वांटिटी और ये आपके सामने एक वेक्टर प्रोडक्ट है, जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे आर एफ क्रॉस, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना उसको कैसे लिखते हैं वो सिखा रहा हूं मैं आपको। आर एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय एन कैप, ये आपका मोमेंट है। सर ये क्या लिख दिया आपने, ये तो समझ ही नहीं आया हमको। देखो ध्यान से देखना, ये क्या लिख दिया, ये जो हिस्सा होता है इसका ये बताता है मैग्नीट्यूड को, इसको बताएगा मैग्नीट्यूड को, और ये जो हिस्सा होता है बेटा ये बताएगा, किसको बताएगा, ये डायरेक्शन को। अब ये डायरेक्शन कैसे मिलेगी, इस डायरेक्शन के लिए आपको जाना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल। आप में से किसी से पूछते हैं कि बताओ यार ये मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, आप बोलते हो सर क्लॉकवाइज, कोई बोलता है सर काउंटर क्लॉकवाइज। बेटा वो होता है सेंस ऑफ मोमेंट, सेंस होता है वो सेंस। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेंस एंड डायरेक्शन। मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन एन कैप से दी जाती है, और आप जो बोलते हो क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज वो रोटेशन का सेंस होता है। सो फिर ये डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से कैसे दी जाएगी, देखिए अपने फिंगर्स को आर की डायरेक्शन में ले जाओ और उसे एफ की डायरेक्शन में रोटेट कर दो, तो ये जो अंगूठा देख रहे हो ना ये मोमेंट की डायरेक्शन को बताएगा। ये किसको बताएगा, मोमेंट की डायरेक्शन को। अब यहां दिखाने में तो मैं यहां कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, यहां दिखाने में तो बेटा मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में ये बाहर की साइड है, एक्चुअल में ये कैसे बाहर की साइड है। देखो ध्यान से, आर क्रॉस एफ, एफ इधर है ना इसलिए इधर, एफ अगर उधर होता, एफ फोर्स इधर होता तो आर क्रॉस एफ इधर होता, ये अंदर आ जाता, लेकिन अभी आर क्रॉस एफ, एफ की साइड इसको रोटेट करो, ये बाहर की साइड मोमेंट आ रहा है, ये होती है मोमेंट की डायरेक्शन। बिल्कुल 11th की फिजिक्स, हाँ। सो बहुत सी बार वो पूछता है आपसे मोमेंट की डायरेक्शन बताओ, आप सेंस बताते हो उसको क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, जो कि टोटली गलत होता है, जो कि क्या होता है बेटा टोटली गलत होता है। तो ये डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं कि मैग्नीट्यूड कहां से और कैसे आए। देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस फोर्स को ऐसे आगे बढ़ाएंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये आ गया 90 डिग्री, ये क्या आ गया आपके पास में 90 डिग्री। ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल, इसको आपने क्या बोल दिया, थीटा। इसको क्या बोल दिया आपने, थीटा। तो अगर ये आर है तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा। तो हमने कहा यार इसका मतलब ये फोर्स है, फोर्स, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जब मैग्नीट्यूड की बात होती है मोमेंट की, तो हम क्या लिख देते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, या फिर इसको देखो, इस मैग्नीट्यूड को मैं कैसे लिख सकता हूं, एफ मल्टीप्लाई बाय आर साइन थीटा लिख सकता हूं ना। अब ये आर साइन थीटा कौन है बेटा, आर साइन थीटा है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसलिए यहां से जब भी हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है तो आप इन शॉर्ट बोल देते हो कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दो, आपको मोमेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। पर ये एक्चुअल लॉजिक कहां से आया, आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आपको ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि ये जो आपका मैग्नीट्यूड है इसको थोड़ा मॉडिफाइड किया, फिर कंपेयर करके बोला कि यार फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर रहे हैं तो ये पार्ट इसके बराबर आ रहा है, ये पार्ट इसके बराबर आ रहा है, तो यही तो हमारा मैग्नीट्यूड है। इसलिए इन फ्यूचर जब भी हमें मोमेंट की जरूरत पड़ेगी, आप फोर्स को उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको वहां से क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट। एक बार बोलिए बेटा पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी स्टूडेंट्स। छोटी छोटी लेकिन एक्चुअल में बहुत काम की चीज है ये, चलिए नोट कर लीजिए फिर।
करके डन लिख कर भेजिए बेटा जल्दी से। डन। डन, बढ़े आगे। चलिए चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं यहां से। अच्छा नहीं हुआ, लिखो। हाँ भाई रजत, हो गया होगा रजत। अब आगे बढ़ रहे, सभी ने लिख दिया यार डन। अब तो चलो देखो, मान लीजिए आपके पास में कभी कभार ऐसा हो जाता है, आर वेक्टर दे दिया जाए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और एफ वेक्टर आपको दे दिया जाए एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। मतलब एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ आपको दे दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। आपको बोल दिया जाए कि मोमेंट फाइंड कीजिए, तो आप लिखेंगे मोमेंट एम वेक्टर, ये क्या होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो ये कैसे सॉल्व किया जाता है, आई कैप जे कैप के कैप, यहां लिखेंगे आप एक्स वाई जेड, यहां लिखेंगे आप एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आई कैप। देखिए फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए, ये बन जाएगा वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, फिर नेगेटिव साइन, फिर आएगा जे कैप। सेकेंड कॉलम को और फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा बेटा एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स। फिर आएगा बेटा आपके पास के कैप, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, क्या बच गया आपके पास में एक्स एफ जेड माइनस वाई एफ एक्स। ये तरीका होता है डायरेक्ट वेक्टर प्रोडक्ट करके आप मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तरीका होता है क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का, ठीक है। हाँ एफ वाई बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ये बन जाएगा आपका देखो पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है ना इतना? हाँ वो एफ आई कर दिया। अच्छा अब देखिए यहां पर एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं,
अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दिया गया हो कि एक बॉडी आपके पास में है और इससे एक डिस्टेंस के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, या फिर एक बॉडी आपके पास में जिसको यहां से आपने पिन कर रखा है, एक फोर्स लग रहा है F1 ऐसे, एक फोर्स लग रहा है बेटा F2 ऐसे, एक फोर्स लग रहा है F3 ऐसे, और एक फोर्स लग रहा है ऐसे, कुछ भी बना रहे हैं F4 ऐसे, और आपको बोला गया है कि मोमेंट फाइंड करो पॉइंट O के अबाउट। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, जो भी फोर्सेस दिए गए उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो D4 है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2 है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D3 है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास D3 है। तो आप देखेंगे कि जो F1 फोर्स है बेटा, F1 फोर्स है, ये बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा, लेट से सपोज अगर क्लॉकवाइज को आज आप पॉजिटिव मान रहे हैं और काउंटर क्लॉकवाइज को आप नेगेटिव मान रहे हैं। अच्छा, लेट में करेक्ट, ये काउंटर क्लॉकवाइज है ना। सो F1 बॉडी को काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहा है, F3 भी बॉडी को काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहा है, लेकिन F4 जो है बेटा वो बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, F2 जो है वो बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो आप यहां पर साइन कन्वेंशन में क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जो भी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं कौन कौन, F4 क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये काउंटर और ये भी काउंटर। ध्यान से देखिए, F4 क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये काउंटर घुमा रहा है, ये काउंटर घुमा रहा है, और ये भी बॉडी को काउंटर घुमा रहा है। तो क्लॉकवाइज में एक ही है, वो है F4 मल्टीप्लाई बाई D4, बाकी सब काउंटर है। तो F1 D1 माइनस F2 D2 माइनस F3 D3, और यहां से आपके पास में पॉइंट O के अबाउट मोमेंट आ जाएगा। बोलिए ये पॉइंट आपको समझ में आया नहीं है? अगर आपको ऐसा बोला जाए कि वेक्टर के फॉर्म में फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर दिया गया तो ऐसे सॉल्व करेंगे, और डायरेक्टली अगर फोर्स आपको दिए जा रहे हैं तो इस तरीके से आप मोमेंट फाइंड करते हैं। और आपने देखा होगा कि ज्यादातर आप मोमेंट जो है वो इस तरीके से फाइंड करते हैं, क्योंकि आप जिन सिस्टम्स की डील करते हैं उनके अंदर इस तरीके से फोर्स आपको दिए जाते हैं। एक बार जल्दी से बोल दीजिए बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बोल दीजिए बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर? देन नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा फिर जल्दी से। प्रहार्ष बताओ क्या दिक्कत है? सीधी सी कहानी है बेटा, O पॉइंट के अबाउट F1 जो है, O पॉइंट के अबाउट F1 जो है ये इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस F1 इंटू D1 काउंटर क्लॉकवाइज, इसलिए नेगेटिव साइन। ये देखो बेटा F2 कैसे घुमा रहा है इसको, काउंटर क्लॉकवाइज ना। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस F2 D2। F3 को देखो कैसे घुमा रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज। सो F3 इंटू D3 F4 को देखो बॉडी को कैसे घुमा रहा है, इस पॉइंट के अबाउट बॉडी को किधर लेके जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो F4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D4, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, इस वजह से यहां पॉजिटिव है। हाँ भाई प्रहाष एंड आदित्य, देखो यार कितना बेसिक लेवल से मैं आपको बता रहा हूं, मोमेंट, फोर्स, ये सब चीजें तो आप पूरे अटेंशन से सीखो यार। ये तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं एक एक बेसिक पॉइंट। नोट कर लीजिए, नोट करके डन लिख के भेजिए।
डन। चलिए, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है, इसको हम बोलते हैं कपल। देखिए कपल क्या होता है। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट force acting at a distance, बोल रहा है कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है एक डिस्टेंस के ऊपर एक्टिंग एट अ डिस्टेंस, एक्टिंग ऑन a body at a distance, they form a couple। देखिए इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास में एक बॉडी है और ये एक पॉइंट है, मान लीजिए यहां एक फोर्स लग रहा है F और यहां पर एक फोर्स लग रहा है F, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है D। मैं इस पॉइंट O के अबाउट, ये A है, ये B है, ये O है, मैं पॉइंट O के अबाउट मोमेंट फाइंड करना चाहता हूं। सो दो इक्वल फोर्स है जो कि एक डिस्टेंस के ऊपर, एक ऊपर एक नीचे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर O के अबाउट ये जो फोर्स है ये काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप कर रहा है और ये जो फोर्स है बेटा ये क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप कर रहा है। तो जो काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप कर रहा है इस डिस्टेंस को मान लीजिए L, तो ये लिखा जाएगा -F मल्टीप्लाई बाय L। ये देखिए काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप कर, ये क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप कर रहा है, तो ये आएगा +F मल्टीप्लाई बाय L प्लस D। हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया -FL प्लस FL प्लस FD, तो FL से FL कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया FD, ये मोमेंट आ गया। इसी को हम बोलते हैं कपल। सो कपल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, जो इक्वल फोर्स है वो फोर्स और उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस के मल्टीपल के बराबर होता है कपल का मैग्नीट्यूड। तो कोई भी बोलता है कपल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बड़ा आसानी से आप बोल सकते हो कि जो दो इक्वल फोर्स है वो फोर्स और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वही, उन्हीं का प्रोडक्ट हमारे लिए क्या बन जाएगा, कपल। एक बार बोलिए बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सो ये आपके पास में प्योर रोटेशन प्रोवाइड करवाता है, ध्यान रखना। इसका जो इफेक्ट होता है प्योर रोटेशन आपको देखने को मिलता है। मतलब अगर इस मार्कर के ऊपर इधर 10 न्यूटन का फोर्स और इधर 10 न्यूटन का फोर्स, तो ये प्योर रोटेशन दिखाएगा आपको, प्योर रोटेशन। ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो आप काम में ले चुके हो, लेकिन आज आप इन चीजों पर काम कर रहे हो जो आपको पहले करना चाहिए था। होप अभी आप चीजों को समझ पा रहे हो। कपल का डायरेक्शन जो है, देखिए मोमेंट का डायरेक्शन लिया जाता है, कपल का सेंस लिया जाएगा। जैसे ये जो आपके पास में है, ये देखिए ये क्लॉकवाइज क्लियर है, नोट कर लीजिए। क्योंकि एक इंडिपेंडेंट मोमेंट जो होगा ना, उसका आप राइट हैंड थंब रूल से वो ले सकते हो डायरेक्शन। सेंस इफेक्ट को बताता है। और डायरेक्शन वो वेक्टर क्वांटिटी किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है उसको बता रहा है। जैसे एक बॉडी पर दो फोर्स लगा रहे हैं,
तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, पर बॉडी के मूव करने की टेंडेंसी एक ही डायरेक्शन में हो सकती है। प्रिंस मोमेंट जब बता रहा था तब बताया था कि ये सेंस होता है और ये डायरेक्शन होती है। नोट करके डन लिख के भेजिए बेटा। डन। डन 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 डन। चलिए चलिए बेटा, तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है उसे हम बोलते हैं सपोर्ट एंड सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट एंड सपोर्ट रिएक्शन। देखिए, किसी भी बॉडी के ऊपर जो एक्टिव फोर्स लगते हैं, सर ये एक्टिव फोर्स का मतलब क्या है? जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, ये बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं और टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन दूसरा पार्ट होता है रिएक्टिव फोर्सेस। अब ये रिएक्टिव फोर्सेस, जब आपने बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया तो वो बॉडी के ऊपर एक्शन हुआ, तो उसका रिएक्शन आपको मिलेगा एक नंबर, क्या? नॉर्मल फोर्स। याद कीजिए, नॉर्मल रिएक्शन हम लोग बनाया करते थे। बेटर आप नॉर्मल रिएक्शन ही लिख लो ना इसको, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, एलोंगेट कर दिया, तो स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो गया। ये भी रिएक्शन का हिस्सा है। क्लियर है इतनी बात? और इसी में आता है आपके पास में सपोर्ट रिएक्शन। इसी में क्या आता है? सपोर्ट रिएक्शन। जब आप पढ़ते हैं बीम, ट्रस, फ्रेम, जब ये सब चीजें पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको देखने को मिलती है सपोर्ट रिएक्शन। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सपोर्ट रिएक्शन होती है ना, ये आपके एक्टिव फोर्स नहीं है, ये रिएक्टिव फोर्स है। मतलब जब कोई एक्शन होगा उसके बाद में आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, मतलब उसके बाद आपको सपोर्ट रिएक्शन देखने को मिलेगी, अदरवाइज सपोर्ट रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो सपोर्ट हमारा आता है उसको हम बोलते हैं रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट। आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा है क्या? जरा एक बार बताओ तो मुझे। आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा है क्या बेटा? जरा एक बार बताओ तो मुझे। सभी स्टूडेंट्स, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा है क्या? जरा बताओ। नहीं पढ़ा? चलिए, जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने इन सपोर्ट रिएक्शंस को काफी काम में लिया होगा। नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब पढ़ोगे तब आप इसे काम में लोगे। तो रोलर सपोर्ट जो होता है वो कैसा होता है? देखिए जरा, यहां पर ये एक बीम है और इस रोलर सपोर्ट को आप कुछ ऐसा बनाते हो, ऐसा, या फिर ऐसा। या तो ऐसा बनाओगे आप या फिर ऐसा बनाओगे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई अभी बोर्ड पर रहो, कंसंट्रेट करो। तो इस रोलर सपोर्ट का मतलब क्या है कि अगर इस बॉडी को मैं इधर एक फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी इधर स्लाइड कर जाएगी। इस बॉडी को इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये स्लाइड कर जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है।
अगर इसको पकड़ के ऐसे घुमाऊंगा ना तो ये घूम जाएगा। इमेजिन करो यार, ये देखो इमेजिन करो यार, इमेजिन कोई बॉडी, रोलर सपोर्ट के लिए कोई बॉडी, ये मेरा मोबाइल फोन ही काम आएगा। देखो अगर मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो ये आगे चला जाएगा, कोई रोकने वाला है क्या? नहीं। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो ये रोटेट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही अगर इसी रोलर सपोर्ट पर मैं एक फोर्स इधर लगा देता हूं, ऐसा पी लोड लगाया, तो क्या अब इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो पाएगा? बोलिए यस और नो। क्या अब इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो पाएगा? यस और नो। नहीं हो पाएगा। आपका जो जवाब है वो बिल्कुल यही होना चाहिए, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो यहां पर ये एक रिएक्शन डेवलप करता है। जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो यहां पर ये एक रिएक्शन डेवलप करेगा। इधर हमने फोर्स लगाया, बॉडी चली गई तो कोई रिएक्शन नहीं आया। हमने इसको रोटेट करवाया, रोटेट कर गया तो कोई रिएक्शन नहीं आया। और हमने जब नीचे की साइड फोर्स लगाया तो इसने मना कर दिया, बोला नहीं जा सकते हो। इसका मतलब इधर से एक रिएक्शन डेवलप होगी माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, कहीं पर भी रोलर सपोर्ट आपको देखने को मिलता है तो वहां पर एक रिएक्शन आपको जरूर देखने को मिलेगी, और ये है वो रिएक्शन। तो जब भी रोलर सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा तो कितनी रिएक्शन देखने को मिलेगी? वन सपोर्ट रिएक्शन। किधर रहेगी भाई वन सपोर्ट रिएक्शन? परपेंडिकुलर टू द surface on which roller can roll। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। ये प्रिंस 24 घंटे हंसता ही रहता है। क्लियर है? अभी नोट करने का टाइम दूंगा। एक और रिएक्शन में लिखवा रहा हूं पहले। फिर आती है आपके पास में हिंज सपोर्ट। 2 नंबर पे आता है आपके पास में हिंज सपोर्ट। हिंज लिख दिया मैंने गलती से, हिंज सपोर्ट। इसको हम पिन सपोर्ट भी बोल सकते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, मान लीजिए बॉडी है और इसको आपने बाय द हेल्प ऑफ पिन कनेक्ट कर दिया। अगर पिन से आप कनेक्ट कर रहे हो तो जब मैं इस बॉडी को आगे की साइड पुश करूंगा तो ये नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो डेफिनेटली यहां पर क्या लगा होगा? एक रिएक्शन। जब मैंने इसको नीचे की साइड पुश किया तो भी ये नहीं जाएगा। इसका मतलब यहां पर क्या लगा होगा? एक रिएक्शन। तो ये हो गया Rx, ये हो गया Ry। जब मैंने इसको रोटेट करवाने की कोशिश की तो ये बड़ी आसानी से रोटेट कर गया, क्योंकि यहाँ पर तो पिन लगा हुआ है, तो रोटेशन में कोई रिएक्शन यहाँ पर डेवलप नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर सपोर्ट की, तो इसके अंदर कितनी रिएक्शंस दिखाई दे रही है? 2 सपोर्ट रिएक्शन। मे भी हो सकता है जब आप चीजों को सॉल्व करें तो वहां पर कोई एक की वैल्यू 0 आ जाए, पर इनिशियली जनरलाइज केस में 2 सपोर्ट रिएक्शन यहां पर रहेगी, लेकिन हो सकता है किसी की वैल्यू 0 हो, किसी की वैल्यू नॉन 0 हो। अरे फोकस करो तुम फिर आपस में लग गए। आपस में डिस्कशन मत करो, मुझे लगा तुमने कोई डाउट पूछा होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं पिन सपोर्ट की, तो इस बीम को या इस बॉडी को आप आगे की साइड पुश करोगे तो ये इधर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इधर से एक रिएक्शन लगता है। तो जहां पर मोशन रेस्ट्रिक्ट हो रहा है वहां पर रिएक्शन लगेगा। तो इधर से फोर्स दिया, ये इधर नहीं आया तो एक रिएक्शन लग रहा है। ऊपर से फोर्स दिया, नीचे नहीं गया तो एक रिएक्शन लग रहा है। रोटेट करवाया बेटा तो बड़ी आसानी से रोटेट कर जाएगा, क्योंकि पिन लगा हुआ है यहां पर, तो रोटेशन में कोई भी यहां पर रिएक्शन नहीं आएगा। तो जहां मोशन रेस्ट्रिक्ट हो रहा है वहां पर रिएक्शन आपको दिखानी पड़ती है। तो अगर मैं बात करूं बेटा हिंज सपोर्ट की, तो हिंज सपोर्ट में आपको यहां पर
दो रिएक्शन देखने को मिलेगी। एक बार बोलिए पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से एक बार बोल दीजिए बेटा पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। फिर आती है बेटा आपके पास में तीसरी और आखिरी रिएक्शन सपोर्ट, बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट, देखिए मान लीजिए अगर आपने किसी बीम को फिक्स कर दिया, अब अगर आपने उसको इधर एक फोर्स दिया तो बेसिकली वो आगे नहीं जा पाएगा। आगे नहीं जा पाएगा तो इधर इसने एक रिएक्शन लगाया होगा ना Rx। अब अगर आपने इधर एक फोर्स लगाया तो ये नीचे भी नहीं आ पा रहा। अगर नीचे भी नहीं आ पा रहा है तो ऑफ कोर्स एक रिएक्शन डेवलप करेगा Ry। अब देखिए ये जो फोर्स है ये इसको बेटा रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है। ये रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है तो ये रोटेट भी नहीं कर रहा, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर एक काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप हुआ होगा। तो ये आपकी तीसरी रिएक्शन है। ध्यान रखना आपने यहां पर दो फोर्स लगाए जिसकी वजह से आपने यहां पर क्या किया बेटा, दो फोर्स लगाए जिसकी वजह से इसमें मोशन नहीं आया और एक मोमेंट डेवलप हो रहा है। एक मोमेंट डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से ये रोटेट करना चाह रहा है पर रोटेट कर नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि यहां पर एक और काउंटर मोमेंट डेवलप हुआ होगा रिएक्शन के ऊपर। इसलिए इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तीन रिएक्शन। तीन रिएक्शंस आपको यहां पर देखने को मिलेगी। सो ये तीनों आपके बेसिक सपोर्ट रिएक्शंस है जो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बताई जाती है। फिर जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इनके अंदर लिटिल बिट मॉडिफिकेशन आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखने को मिलेंगे। तो अब थोड़ी थोड़ी चीजें अगर आपके दिमाग में रहेगी तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने में आपको और आसानी हो जाएगी। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर रोलर सपोर्ट होता है बेटा, अगर रोलर सपोर्ट होता है तो रोलर उसको नीचे नहीं जाने देगा, तो सिर्फ नीचे से एक रिएक्शन लगेगी। अगर पिन सपोर्ट होता है तो पिन उसे एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव नहीं करने देगा, इसलिए दो रिएक्शन होगी। अगर फिक्स सपोर्ट होगा तो ये एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव नहीं करने देगा और रोटेट भी नहीं करने देगा, इस वजह से तीन रिएक्शन होगी। एक बार जल्दी से बोल दीजिए पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। नोट कर लीजिए बेटा अगर पॉइंट क्लियर हो गया तो। पूरा क्लियर हो गया ना? नोट कर लो एक बार जल्दी से। पूरा ही क्लियर करना है, आधा अधूरा क्यों क्लियर करेंगे भाई।
डन। हाँ भाई, बाकी स्टूडेंट्स भी लिख दो डन। ओके ओके, लिख लो प्रिंस, लिख लो। प्रिंस ने हो गया नोट। ये लो अगली स्लाइड, जल्दी से लिख लो। ये छोटी छोटी मगर मोटी और काम की चीजें हैं। नोट करके डन लिख के भेजिए जल्दी से। अरे डेफिनेशन मतलब ऐसा थोड़े हर किसी का डेफिनेशन लिखोगे। हिंज सपोर्ट मतलब जहां हिंज लगा होता है। जो होता है वो बोर्ड पे लिखा जाएगा, चिंता मत करो। अब ऐसा थोड़ी रिएक्शन लिख दिया तो बोला रिएक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं आप। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। आदित्य, डन। चलिए देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन चल रहा है। हमने बताया फोर्स क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, कपल क्या होता है, सपोर्ट रिएक्शन क्या होता है, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इसी में आता है एक टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैसे कैसे आपको देखने को मिलते हैं। हम किस तरह के सिस्टम की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ओनली फॉर मैकेनिकल सिस्टम। सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। किस तरह के सिस्टम की बात कर रहे हैं? सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम की। देखिए, तीन केस मैं कंसीडर कर रहा हूं। पहला केस, अगर आपके पास में इस तरीके से एक बाउल है और उसके अंदर एक बॉल रखा हुआ है। दूसरा केस, अगर आपके पास में इस तरीके से एक बाउल है और उसके ऊपर एक बॉल रखा हुआ है। तीसरा केस, अगर आपके पास में एक फ्लैट सरफेस है जिसके ऊपर एक बॉल रखा हुआ है। जस्ट इमेजिन कि अगर आप इस केस के अंदर इस बॉल को डिस्टर्ब करते हो तो ये वापस आ जाएगा इधर, इधर डिस्टर्ब किया तो ये वापस आ गया। मतलब इस सिस्टम के अंदर इफ यू डिस्टर्ब दिस बॉल इट विल कम और रीगेन देयर ओरिजिनल पोजीशन। अगर आप बॉडी को यहां पर डिस्टर्ब करते हो इधर या इधर तो वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ जाती है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसकी डेफिनेशन होती है, वो लिख देते हैं, इफ वी डिस्टर्ब
any system and that system regain their initial position, then system will be in स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक बार बोलिए बेटा, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं सभी स्टूडेंट्स? अब इसको देखिए, अगर इसको आप डिस्टर्ब करेंगे तो ये वापस नहीं आएगा, ये निकल पड़ेगा इधर से। इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं अनस्टेबल सिस्टम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो आप क्या बोलेंगे? इफ we disturb any system and release that system, after that if system does not regain their original position known as unstable equilibrium। उसे क्या बोलेंगे बेटा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इधर आइए, इसको अगर मैंने हल्का सा डिस्टर्ब किया तो ये यहां आके रुक गया, इसको थोड़ा और डिस्टर्ब किया तो बेटा ये यहां आके रुक गया, इसको थोड़ा और डिस्टर्ब किया तो ये यहां आके रुक गया। मतलब जहां पर मैं इसको ले जाकर रोक रहा हूं, ये एक्चुअल में वहीं पर एक नया इक्विलिब्रियम बना ले रहा है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आप क्या कहेंगे? If we disturb, ध्यान रखना स्लाइट डिस्टर्बेंस होता है ये। If we disturb any system and the system achieve new equilibrium position, then system will be in neutral equilibrium। सिस्टम जो होगा हमारा वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। बात समझ में? इसको आप एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए, किसी सिस्टम की पोटेंशियल या इंटरनल एनर्जी जब कम होती है, ये नीचे है ना, इसकी एनर्जी कम है, लोएस्ट पॉइंट पर देखिए, ये हाईएस्ट पॉइंट पर तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। किसी सिस्टम की पोटेंशियल या इंटरनल एनर्जी जितनी कम होती है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। अगर आप गरीब है, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो आपकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। आप इधर उधर की चीजों के बारे में सोचेंगे ही नहीं। वही अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आपकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। आप सोचेंगे पहले तो आईफोन ले आते, फिर एक गाड़ी ले आते, फिर एक बंगला ले लेते, फिर इस पैसे को कहां खर्च करें, आपकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। सो एनर्जी जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी कम। एनर्जी जितनी कम, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। समझ गए? तो आप क्या बोलेंगे यहां पर? इफ अ सिस्टम, कौन सी सिस्टम की? अ मैकेनिकल सिस्टम हैज लेस पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी
then stability of that system will be more. If a mechanical system has more potential energy or internal energy then stability of that system will be less. बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं. होप आपको समझ में आई होगी बात. नोट कर लीजिए बेटा. नोट करके डन लिख के भेजिए. डन. सूरज ने लिखा है सबसे पहले. हाँ कोई बात नहीं, लिख लो. डन. काफी लोगों ने डन लिख दिया. चेंज कर दूं स्लाइड.
अभी भी नहीं, लिख लो भाई लिख लो। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। अब तो बहुत सारा टाइम दे दिया यार। हो गया नोट? चलिए चेंज कर रहा हूं अब मैं, 2 ही लाइन लिखनी थी इसके अंदर तो। सो एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं बेटा, विच इज वेरिग्नन्स थ्योरम। वेरिग्नन्स थ्योरम, इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट? ये बोल रहा है इफ अ नंबर ऑफ कोप्लानर forces acting on a body, then the algebraic sum of moment due to all forces about a point is equal to moment due to resultant force of all forces about the same point will always same, always equal। देखिए हो सकता है स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आया पर अब समझ में आएगा स्टेटमेंट। देखिए ये आपके पास में एक पॉइंट है O जिसके अबाउट आप मोमेंट लेने वाले हो, इस पर एक फोर्स लग रहा है F1,
इस पर एक फोर्स लग रहा है बेटा F2, इस पर एक फोर्स लग रहा है F3। ये जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया D1, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया D2, ये जो डिस्टेंस है इसको मान लिया हमने D3। तो हमने कहा कि अगर मैं मोमेंट ले रहा हूं अबाउट पॉइंट O, तो ये देखिए तीनों के तीनों F1 क्लॉकवाइज, F2 क्लॉकवाइज, F3 क्लॉकवाइज, तो ये बनेगा प्लस F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3। ये हमारे पास में मोमेंट आ रहा है। इन तीनों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, इन तीनों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा जिसको हम बोल रहे हैं R। वो माना कि ऐसे मान रहा हूं रैंडमली, वो मान लीजिए R यहां पर है और वो किस डिस्टेंस पर है, D डिस्टेंस पर है। तो मोमेंट ड्यू टू R अबाउट पॉइंट O वो बनेगा R मल्टीप्लाई बाई D। तो वैरिग्नन थ्योरम सिर्फ इतना सा बात बोल रही है कि समीशन ऑफ Fi DI हमेशा किसके बराबर होगा, R मल्टीप्लाई बाई D के। मतलब जितने भी फोर्सेस है बेटा उनका इंडिविजुअल आप मोमेंट लेके उन्हें ऐड कर रहे हैं, उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसका जो मोमेंट आएगा वो दोनों क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। यही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है और यही आपका वैरिग्नन्स थ्योरम है। एक बार बताइए ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। एकदम क्लियर। फिर से आदित्य रिपीट कर देता हूं, जब किसी बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हो तो किसी पॉइंट के अबाउट इंडिविजुअल जो मोमेंट लिया जाएगा वो मोमेंट इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा उसकी वजह से जो मोमेंट आएगा उस मोमेंट के बराबर होगा। बस वैरिग्नन थ्योरम ने यही बोला है। उसने बोला इंडिविजुअल मोमेंट फाइंड करो या फिर रिजल्टेंट की वजह से मोमेंट फाइंड करो, दोनों सेम होते हैं तो आप इंडिविजुअल फाइंड ना करें, रिजल्टेंट के हिसाब से फाइंड करें जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान दिखे। ये वैरिग्नन थ्योरम ने हमें बताया है। बोलिए यस और नो। अब नोट कर लीजिए इसे, अब इसे आप नोट कर लीजिए। नोट करके डन लिख के भेजिए। नोट करते ही डन लिख के भेजेंगे आप। और 1 मिनट तो मुझे जब तक आप नोट करो।
डन हो गया। सो देखिए ये आपका पहला चैप्टर था जिसके अंदर हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात की है। ये आपका पहला चैप्टर था जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात हुई है कि किस किस टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आपके पास में होना चाहिए। अब हम लोग दूसरा चैप्टर चालू करेंगे जिसमें हम लोग पहला जो पॉइंट है आपका जो डिटेल्ड चैप्टर है वो है फ्रिक्शन, जिसके ऊपर हम लोग डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। ये डिटेल स्टडी हम लोग कल चालू करेंगे। जो भी आज ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये फोर्स क्या है, मोमेंट क्या है, कपल क्या है, सपोर्ट रिएक्शंस क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, छोटी छोटी चीजें होती है ये। सो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई कि कोई डाउट इसमें रहा ही नहीं होगा। अब अगर किसी का डाउट है तो वो बोल दो, अगर क्लियर है तो एक बार क्लियर बोल दो जल्दी से। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। होप सो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कल मिलेंगे फिर से शार्प 4 बजे। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो मैंने आप सभी को अपना नंबर भी शेयर कर रखा है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन भेज दिया बोला आंसर बताओ सर, अपने बारे में बताओ, क्या डाउट है वो बताओ, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, फिर अपन डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।